डोडो टीवी। राजू एक चरवाहा था जो गांव की गाय भैंसों को चराया करता था। एक बहुत ही सुंदर और सीधा साधा लड़का था। उसके पिताजी की मृत्यु 3 महीने पहले हो गई थी। वो अपनी मां के साथ गांव में ही रहा करता था। रोज की तरह राजू आज भी सुबह जल्दी उठ गया और अपनी गायों का दूध धो रहा था। तभी आवाज आई, अरे राजू, कल मेरी ससुराल से 2 गायें आई हैं, उन्हें भी चराने के लिए ले जाना। राजू ने हाँ में सर हिला दिया। माँ, रोटी गुड़ बांध दे, जब तक मैं गांव की गाय हाक कर लाता हूँ। और गायों को चराने के लिए ले गया। राजू अपनी गाय भैंसों को एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे गांव और कभी कभी जंगलों पहाड़ियों पर भी ले जाया करता था। राजू के पास एक बांसुरी हुआ करती थी। जब गाय चरती थी तो राजू ठंडी छांव में बैठकर बांसुरी बजाया करता था। एक दिन राजू अपनी गाय भैंसों को जंगल के अंदर ले गया। बांसुरी बजाते बजाते जंगल के बहुत अंदर तक निकल गया। भरी दोपहरिया का समय था। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। तभी राजू को तेज प्यास लगी और पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर वो घूमने लगा। अचानक उसे एक बरगद के पेड़ के पास कुआं दिखा। अरे, ये कुआं तो बहुत पुराना दिखता है, इसमें पानी है या नहीं? वो कुएं में झांकता है। ओ, इसमें तो पानी बहुत गहराई पर है। उसने पत्तों का झोंक बनाया और उसे गमछे और धोती से बांधा और कुएं में डाला। लेकिन वो पानी तक नहीं जा रही थी क्योंकि पानी बहुत गहराई पर था। उसने लाख कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वो पसीने से तर-बतर हो चुका था। अब थक हार कर वो कुएं की जगह पर बैठ गया। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी और सामने से एक बहुत ही सुंदर हिरनी की चाल चलते हुए एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता पर राजू मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी सुंदरता का पान करने लगता है। तभी किशोरी उसके पास आती है और शरारतीपन से पूछती है, क्या प्यास लगी है? पानी पीना है? राजू कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सर हिला देता है। किशोरी अपने हाथों की अंजलि बनाती है और कुएं में झुककर अपने हाथों में पानी ले लेती है और राजू की तरफ बढ़ाती है। राजू भी अंजलि बनाता है और अपने मुंह से सटा लेता है और पानी पीने लगता है। राजू पानी की तरफ कम ध्यान दे रहा था और किशोरी के चेहरे की सुंदरता का पान कर रहा था और पानी जमीन पर गिर रहा था। किशोरी भी उसे पानी पिला रही थी। ना किशोरी की अंजलि से पानी कम हो रहा था और ना ही राजू की प्यास बुझ रही थी। यह सिलसिला कम से कम आधा घंटा चलता रहा। ये तो मुझे देखे ही जा रहा है। और पानी पिलाऊं या बस? राजू ने ना के उत्तर में सर हिला दिया। अब मैं चलूं? राजू ने हाँ के उत्तर में सर हिला दिया। किशोरी हिरनी की चाल से चलते हुए जंगल की तरफ गई और कुछ ही देर में गायब हो गई। राजू भी उसकी यादों में खोया हुआ था। राजू अचानक उठा और गुनगुनाते हुए गायों की तरफ चल दिया और घर पहुंचता है। आज वो बहुत ही खुश था
रह रहकर कोई प्रेम गीत छेड़ देता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वो शाम का खाना भी नहीं खाता है, उसे नींद भी नहीं आती और करवटें बदलता रहता है, प्रेम के गीत गाता टहलता रहता है, सपने देखने लगता है और मदमस्त हो जाता है। अचानक उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाकर कुएं से पानी भर लिया था। बहुत देर तक पानी खत्म भी नहीं हुआ था। कैसे संभव है? कहीं वो भूतनी तो नहीं? अचानक वो सहम जाता है और बहुत ही भयंकर तरीके से डर जाता है। माचिस उठाकर डेबरी जलाता है और जैसे तैसे रात गुजारता है। अब उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगा, मुझे पक्का विश्वास हो गया है वो चुड़ैली है। फिर भी राजू के हृदय में उसकी सुंदरता हिलोरे मारने लगती है और उसी के बारे में वो सोचता रहता है। रोज की तरह वो फिर डरा सहमा गाय चराने के लिए चला जाता है। और नदी के पास खेत में गाय चराने के लिए छोड़ देता है। खेत गांव से लगभग सटा हुआ था। वहीं किसान काम कर रहे थे। खेत में काकी लकड़ियां उठा रही थी। वो पेड़ के नीचे बांसुरी बजाने लगा और थोड़ी देर बाद सो जाता है। थोड़ी देर में उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और वो सकपका कर उठा और वो बैठ गया। फिर से उसी किशोरी की यादों में खो गया। अचानक उसके चारों ओर हवा चलने लगती है और किशोरी उसके सामने खड़ी हो जाती है। राजू डर जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। तुम कल से मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? राजू डरते हुए हाँ कहता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, तुम्हें अपनेपन का एहसास कराने आई हूँ। मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या अपने लोगों से भी अपने लोग डरते हैं? अब राजू का डर थोड़ा कम होने लगा था और किशोरी के रूप को वो निहारने लगा था। और फिर किशोरी उसको गले लगा लेती है। दोनों मानो प्यार के समुद्र में डूब गए थे। राजू उसकी आंखों में देखने लगा और देखते ही देखते किशोरी की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वो धीरे धीरे एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। राजू उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो चुड़ैल अपना विकराल रूप ले लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज तू फंसा है मेरे जाल में। मैंने ना जाने तुझ जैसे कितने नौजवानों का दिल निकाल के खाया है और आज तेरा खाऊंगी मैं। डर के मारे राजू के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाती। वो जैसे तैसे वहां भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल पीछे से अपने बड़े बड़े नाखून उसकी पीठ में घुसा देती है और अपने पास ले आती है। चुड़ैल उसको अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखून उसकी छाती में घुसा देती है और उसका दिल निकाल कर खा जाती है। आज फिर एक मासूम नौजवान की मृत्यु हो गई। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की भोली सूरत पर नहीं जाना चाहिए। रामदीन काका के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो अपना नया घर बनवा रहे थे। घर की नींव की खुदाई के समय ही उस जमीन में कुछ हड्डियां दिख गई। ये हड्डियां मिलना ठीक नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसी बातें नहीं मानता है। सुनो जी, रहने दो। मेरी मानो तो ये जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन ले लो। अरे दिमाग खराब है, इतने मौके की जमीन बेच दूं, हैं? कुछ गांव वालों को जैसी इस बात की खबर हुई सब भागे हुए आए। सुखदेव काका जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने भी कहा कि कुसुम ठीक कह रही है। अरे औरतन की चले से कोई काम ना होए। घर बनना शुरू हो गया। तभी एक दिन मिस्त्री के सिर पर ईंट लग जाने से वो बेहोश हो गया। थोड़ा होश में आया तो बोला, मुझे क्या मालूम था कि वो हड्डियां ही मेरा काल बनेगी। बापू सब लोग मना कर रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? अबे तू भी इनकी बातों में आ गया। जल्दी इसको गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल लेके जाओ। रामदीन ने किसी की नहीं सुनी।
अपने अड़ियल और कंजूस स्वभाव के लिए वो पहले से ही बड़ा बदनाम था। भैया मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा। कौन अपनी जान जोखिम में डाले भैया। रामदीन दूसरे गांव से मजदूर देखता है। रामदीन रात दिन मजदूरों से काम करवाते एक दिन जैसे ही घर के लिए निकले, घर बन भी गया तो रह नहीं पाओगे। कौन है? सामने आओ। उनकी धोती किसी पत्थर में अटक जाती है और वो गिर पड़ते हैं। वो आ करते उठते हैं, देखते हैं घुटना छिल गया था। इतने सही डर गए। रामदीन अपने घर की तरफ भागते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। किसी तरह से 6 महीने में घर बनकर तैयार हो गया। रामदीन पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा हवन करवाकर उसी में रहने आ गए। ना कोई भोज ना भात। रात में वो बरामदे में चारपाई डालकर लेट गए। आधी रात बीती थी। कौन है? कौन है? मेरी गर्दन छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चारपाई कहाँ घसीट रहे हो? अरे मैं गिरा, कोई मुझे बचाओ। तुमने जमीन पर घर बनवाया ही क्यों? ये जमीन मेरी है। अरे कौन हो तुम? मैंने दिलावर को इस जमीन के पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने तो कहा था कि ये जमीन उसी की है। मैं इस जमीन पर किसी को नहीं रहने दूंगा। इस घर को छोड़ दो। अरे कोई है, मुझे बचाओ। वीरू को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी चारपाई अंदर डाल दे। यहाँ लगता है कोई भूत प्रेत है। क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब मना किया तो सुना नहीं, अब भुगतो। वीरू, वीरू, जल्दी आओ। क्या हुआ बापू? लगता है कि अगर भूता है, कोई मेरा गला दबा रहा था। मेरी आंखें खुली, वहाँ कोई नहीं था। एक बार चेतावनी दे रहा था, ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ दो। मेरी चारपाई भी घसीट रहा था। बापू मैं आपके साथ यहीं सो जाता हूँ, आप आराम से सो जाओ। कुसुम तुम भी यहीं सो जाओ ना। सब सो गए। थोड़ी देर बाद ही सवेरा हो गया। अरे मेरी गर्दन छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुबह तो होने दो, कुछ सोचने का समय तो दे दो भाई। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम मेरी गर्दन छोड़ो, मेरी सांस अटक रही है। क्या हुआ बापू? वीरू जरा जाकर बैद जी को बुला कर लाओ। और कुसुम तुम यहीं बैठो, मुझे अकेले मत छोड़ो। बापू वैद जी आ गए। क्या हुआ भाई? अभी कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। कोई दवा दे दीजिए। इस पर्ची में मैंने सब कुछ लिख दिया है। ओहो, अब समझा। वीरू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। वीरू और वैद जी गांव से बाहर आ जाते हैं। वीरू तुम्हारे बापू को इस नए घर में रहने वाले भूत ने जकड़ रखा है। इसका इलाज सिर्फ चंदन नगर के भगत जी सर्वेश्वर दयाल के पास ही है। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तुम अभी जाओ और उनको किसी तरह बुला कर लेके आओ। घर में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करना, वरना भूत उनको भी डराएगा। हाँ एक बात का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। वो भूत अकेले उन पर हावी हो रहा है। ये पर्ची भगत जी को दे देना, जाओ। बापू ये दवा खा लो। माँ मुझे अभी चंदन नगर जाना है, वहां से आने में देर हो जाएगी। वीरू अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, माँ तुम बापू के पास ही बैठना, हाँ, और कहीं मत जाना। वीरू सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है, बस उनको अकेले मत छोड़ना। हाँ? वीरू को चंदन नगर में भगत जी के घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई?
दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। कहां से आए हो और क्या चाहिए? वीरू वैद्य जी की दी हुई पर्ची को पकड़ाते हुए। मेरे पिता का नाम रामदीन है, मैं केशव नगर से आया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। मेरे बापू रात से ही भूत भूत चिल्ला रहे हैं, डर के बारे ठीक से कुछ बताते भी नहीं। वैद्य जी ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची पढ़कर मनी मन खुश होते हुए ठीक है, चलो, कैसे जाना है? गाड़ी है मेरे पास। चलो। भगत जी अपने झोले में कुछ आवश्यक सामान डालकर तैयार हो जाते हैं। वीरू गाड़ी स्टार्ट करता है। भगत जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। आइए भगत जी। माँ बापू कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं। चलो, उनके पास ही चलो, जरा पानी ले आओ। वीरू की मां पानी लेकर आती है। भगत जी पानी अपनी हाथों की अंजलि में लेकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये प्रेत थोड़ा अड़ियल दिख रहा है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे? भगत जी कल ही तो हवन करवाया था और रात में बापू चीख पुकार मचाने लगे। रामदीन, रामदीन उठो, इधर देखो। रामदीन अचानक उठकर बैठ जाता है, बदली हुई भारी आवाज में। वीरू और उसकी मां आवाज सुनकर डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ भयभीत नजरों से देखते हैं। मैंने उसको मना किया था कि ये यहाँ नहीं रह सकता। तुम मेरे और इसके बीच मत पड़ो ना। तुमको रहने के लिए यही जगह क्यों चाहिए? इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रह सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? इसी को जाना होगा। यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वीरू, जरा हवन की व्यवस्था करो, कैसे नहीं मानेगा। वीरू और उसकी मां पिछले दिन का रखा हुआ हवन सामग्री और हवन कुंड ले आते हैं। ये क्या कर रहे हो? आग नहीं जलाना। रामदीन तुरंत अपनी पत्नी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। वीरू जैसे ही मां को बचाने जाता है, उसके सीने पर चढ़ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जैसे ही कुछ मंत्र जाप करने जाते हैं, अचानक सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। हवा की वजह से आग बुझ जाती है। रामदीन खिड़की की तरफ भागता है। तभी भगत जी का आसन हवा में उड़ने लगता है। वीरू, वो जल की बोतल पकड़ा दो। भभूस और अभिमंत्रित जल पूरे घर से लेकर बाहर तक छिड़क देते हैं। तब उनका आसन नीचे आ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। मेरी बात सुनो। मैं कलकत्ते में एक जूट मिल में काम करता था। रात दिन काम करके, ओवर टाइम करके अपने भाई को पैसे भेजता था। मेरा परिवार यहीं रहता था। धीरे धीरे उसने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जमीन अपने नाम से खरीद ली। मुझे भनक भी नहीं लगी। जूट मिल में तालाबंदी होने से मुझे गांव आना पड़ा। यहाँ आने पर मेरी पत्नी और भाई के रंग ढंग बदले देखकर मुझे कुछ शक हुआ। जब मैंने खोजबीन शुरू की तो दोनों ने मिलकर मुझे रात को सोते समय गला घोट कर मार दिया और इस जमीन में रातों रात दबा दिया। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, और अपनी पत्नी और भाई से बदला लेने के बजाय तुम इस बेकसूर आदमी से बदला क्यों ले रहे हो? इन दोनों को तो कब का खत्म कर दिया। अरे इस धुएं से तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं चला जाऊंगा, तो मुझे छोड़ो। भगत जी लौंग और घी से हवन करते हैं। मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रहे कि मेरी मुक्ति के लिए भी इस रामदीन को पूजा करवानी होगी। भगत जी 2 घंटे में पूजा समाप्त करके उठते हैं। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, अब इसकी मुक्ति भी आप ही को करवानी होगी। दूसरे दिन उस प्रेत की मुक्ति के लिए भगत जी हवन करते हैं और रामदीन का घर
प्रेत मुक्त हो जाता है। भगत जी जाने के लिए अपना छोला उठाते हैं, तभी रामदीन उनके पास 5000 की गड्डी और उनके लिए कपड़े लेकर आता है। भगत जी कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप ठीक हो गए, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाहर आकर पैसे गिनते हैं। भगत जी अब बताओ किसका घर भूतिया करना है? चुप रहे मूर्ख, वरना सच में तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। तो समझे आप, वो घर भूतिया नहीं था। भगत जी और भूत दूसरे भूतिया घर की तलाश में निकल जाते। रात का समय है, फोन की घंटी बजती है। दिनेश फोन उठाता है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? दिनेश, मैं राजू। सुन, जल्दी से अपनी फैक्ट्री पे आ। फैक्ट्री में आग लग गई है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, हम बर्बाद हो गए। मैंने सुनील और हेमंत को ही बता दिया, तू भी जल्दी पहुंच। हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। मुझे तो लगता है वो लौट आई है। उसने कहा था ना वो लौट आएगी और हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। शायद उसने शुरुआत कर दी है और अब हमारी उल्टी गिनती शुरू। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे लौट सकती है? कुछ भी। पर हेमंत की बात सच भी तो हो सकती है। मेरी आंखों के आगे तो आज भी उसी का चेहरा आ जाता है। मैंने तब भी तुम लोगों से कहा था कि ऐसा मत करो, पर जब तक मैं कुछ कर पाता, तुम लोगों को रोक पाता, तुम लोग सब कुछ कर चुके थे। चलो यार, अब ये बातें खत्म करो। सब ठीक है, हम लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं, समझ रहे हो? यार किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकती है। लेट्स गो होम। कोई सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे हटो, सामने से हटो। ऐसा कहते हुए गाड़ी पर से बैलेंस वो खो देता है। उसकी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि अचानक से रुक जाती है। दिनेश को एक साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तुम छोड़ दो मुझे माफ कर दो। वो साया कोई जवाब नहीं देता है और दिनेश की गाड़ी को खाई में धक्का दे देता है। एक चीख के साथ गाड़ी खाई में गिर जाती है। दिनेश की लाश रखी है। पुलिस वाले क्राइम सीन पर हैं और राजू, हेमंत और सुनील भी। आप तीनों को किसी पर कोई शक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला है, नॉर्मल एक्सीडेंट केस लगता है। पुलिस वहां से चली जाती है। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? दिनेश इस रास्ते से रोज आता था और इतना अच्छा ड्राइवर था, फिर भी एक्सीडेंट कैसे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर डर लग रहा है मुझे। वहां वो तीनों वहां से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू हेमंत को फोन करता है। ऑफिस कब तक आएगा? वो मीटिंग है ना आज? बस स्विमिंग कर रहा हूं, 1 घंटे में निकलता हूं। ओके, जल्दी आ। फोन कट जाता है। हेमंत अपने घर के पूल में स्विमिंग कर रहा है। ये रोज जब तक स्विमिंग ना कर लूं, दिन की शुरुआत नहीं होती। किसी और के बंगले में, उसके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का कुछ अलग ही मजा है ना? कौन है यार? हेमंत को चुड़ैल नजर नहीं आती। अचानक से स्विमिंग पूल में वाटर लेवल बढ़ने लगता है और हेमंत बचाओ बचाओ कहते हुए डूबने लगता है।
हेमंत की लाश पड़ी है। सुनील वहां है। वो राजू को फोन करता है। राजू, कहाँ है तू? तुझे पता चला हेमंत के साथ क्या हो गया? हमारा एक और दोस्त मर गया। तू जल्दी आ। मैं नहीं आ रहा। मैं समझ गया हूँ वही सब कर रही है। वो लौट आई है। सुन मेरी बात सुनील, वो लौट आई है। मैं यहाँ से, इस देश से सबसे दूर भाग रहा हूँ। तू भी भाग जा। मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। वो नहीं छोड़ोगी। अब मेरा ही नंबर है। सही कहा तूने। अब तेरा ही नंबर है और तू इस नंबर से अब कहीं नहीं भाग पाएगा। अब तू जान से जाएगा। राजू पीछे मुड़कर देखता है। सामने एक भयानक सी चुड़ैल खड़ी है। तुम लौट आए। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, मैं लौट आई और अब जैसे तेरे दोस्त गए तू भी जाएगा। क्या कहा तूने? माफ कर दूं? माफ कर दूं मैं तुझे? नहीं कर सकती। कैसे कर दूं? तूने और तेरे उन दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे यहाँ काम करने वाले नौकर थे तुम लोग, और तुमने मिलकर मुझे मार दिया। मेरी छोटी सी बेटी को मार दिया। तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं? पैसे के लालच में तुम हैवान बन गए और तुम मुझसे माफी की उम्मीद करता है। हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। तुम ये प्रॉपर्टी, पैसा सब ले लो, मुझे छोड़ दो। हाँ? कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रहा है। इस सब का मैं क्या करूं? अब मुझे बस शांति चाहिए, और वो इस सब से नहीं, तुझे मार कर मिलेगी। तुमने अपने लालच में मुझे मार डाला। मेरी छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। आज तुझे तेरे पापों का फल मिलेगा। मैं करूंगी तेरे पापों का हिसाब। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को हवा में उठा लेती है और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन में घाव करते हुए उसे सामने की दीवार पर फेंक देती है। पैसे के लालची, मार डाला मुझे और मेरी फूल सी बच्ची को पैसों के लिए। छी, अब तू मर। ऐसा कहते हुए चुड़ैल राजू को मार देती है। तभी राजू के कमरे का गेट खुलता है। सुनील आता है और चुड़ैल को देखता है। तुम देखो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो प्लीज। गलती तो तूने की थी। हाँ, तूने मुझे नहीं मारा, पर इन तीनों के खिलाफ शिकायत भी तो नहीं की। पर मैं तुझे नहीं मारूंगी। तुझे मुझे मुक्ति दिलानी होगी। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, सब करूंगा मैं। ये जो सारी प्रॉपर्टी इन सब ने हड़प रखी थी मेरी बेटी के नाम से, उस सब का एक ट्रस्ट खोलकर गरीब बच्चों की मदद करो। ये काम जल्दी करो और मुझे मुक्ति दो। मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जा रही हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरा मतलब पूरा हुआ।